नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शराबबंदी पर सरकार के नए आदेश के खिलाफ शिक्षकों ने आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है। सरकार ने शिक्षकों से शराबियों और शराब तस्करों की जानकारी मद्य निषेध विभाग को देने को कहा है। सरकार के इस आदेश के खिलाफ कल शिक्षक राज्यव्यापी प्रदर्शन करेंगे। अब गुरुजी लगाएंगे गुरु घंटालों का पता, सुनकर हंसिए मत। बिहार के शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने एक नया टास्क दिया है। टास्क है उन नशेड़ियों का पता लगाकर मद्य निषेध विभाग को बताने का जो अब भी लुक छिप कर शराब का सेवन कर रहे हैं। इसको लेकर शुक्रवार को बिहार के शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी किया, जिसमें 1ली से 12वीं तक के स्कूलों के शिक्षकों को ये निर्देश दिया गया है। इसके लिए विभाग ने 2 मोबाइल नंबर और 2 टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। विभाग की ओर से जारी मोबाइल नंबर 9473400378 और 9473400606 हैं, जबकि टोल फ्री नंबर 180034562628 या फिर 15545 है। शिक्षा विभाग के इस नए निर्देश को लेकर शिक्षकों में गुस्सा है। राइट टू एजुकेशन और नई शिक्षा नीति में ये कही गई है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं कराना है। तो हम माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि सारे गैर शैक्षणिक कार्यों से हमें मुक्त किया जाए और अविलंब इस पत्र को निरस्त किया जाए। शिक्षा विभाग के फरमान से नाराज शिक्षकों ने अब मधुशाला की निगरानी के लिए सभी 4 लाख शिक्षकों के लिए एक बॉडीगार्ड मुहैया कराने की मांग की है। वहीं सरकार के इस आदेश के खिलाफ कल शिक्षक राज्यव्यापी प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं। सरकार के मुखिया से यह पूछना चाहता हूं कि जो काम आपका पुलिस प्रशासन नहीं कर सका, जो आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं कर सका, वो आप निरीह शिक्षकों से करवाना चाहते हैं और उसको बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। इस प्रकार का लेटर को लेकर के अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे और आने वाले समय में हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार समाज का दुहाई दे करके अगर ये करना चाहती है तो निश्चित तौर पर हमको बॉडीगार्ड चाहिए, 1 नहीं 2 बॉडीगार्ड चाहिए। शिक्षकों का कहना है कि पहले से ही उनसे कई गैर शैक्षणिक कार्य कराए जा रहे हैं, चाहे वो चुनाव की ड्यूटी हो या चावल वितरण और मध्याह्न भोजन, और अब इस तरह का आदेश देना ठीक नहीं है। शिक्षा विभाग के आदेश पर शिक्षा मंत्री ने सफाई दी। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि ऐसे लोगों के बारे में जानकारी देना राज्य के हर नागरिक का कर्तव्य है। शिक्षकों को कहीं से कोई इसके लिए अतिरिक्त जिम्मेवारी नहीं दी गई है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये चीजें सरकार के तरफ से पहले सभी नागरिकों से अपील की जा चुकी थी। वही विभाग ने अपने कर्मचारियों से अपील की है, हमारे सम्मानित शिक्षकों से अपील की है। इसमें कोई उनको जबरदस्ती कोई ये तो नहीं फिक्स कर दिया गया है कि आपको सप्ताह में इतनी सूचना देनी है, तो इसको अनावश्यक मुद्दा। हालांकि शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि शिक्षकों को कोई नई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, लेकिन शराबबंदी को लेकर शुरू की गई इस नई कवायद पर सियासत शुरू हो गई है। देखते हैं बात कहां तक जाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब चलिए इस खबर के मायने को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, शराबबंदी को लेकर सरकार का नजरिया बेहद साफ है। बिहार में शराब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसको लेकर 2 बार शराबबंदी की शपथ दिलाई जा चुकी है। शराबबंदी को लेकर ऐतिहासिक मानव श्रृंखला भी बनाई गई थी। लोगों को जागरूक करने के लिए सीएम समाज सुधार अभियान चला चुके हैं। लोगों से शराबियों और शराब तस्करों को पकड़वाने की अपील होती रही है। चूंकि शराबबंदी लागू होते वक्त शिक्षकों ने लोगों को खूब जागरूक किया था, इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी कर दिया है। अब इस लेटर के जरिए शिक्षकों से शराबबंदी को सफल बनाने में सहयोग की अपील की गई है। नशेड़ियों की जानकारी मद्य निषेध विभाग को देने को कहा गया है, लेकिन इस लेटर से कंफ्यूजन पैदा हो गया। शिक्षक ये समझे कि उन पर एक और जिम्मेदारी थोप दी गई है। शराब तस्करों की सूचना देने के लिए उन्हें बाध्य किया जा रहा है। इससे उनकी जान को खतरा भी
हो सकता है। इससे नाराज शिक्षकों ने पूरे बिहार में विरोध की बात कह दी, लेकिन शिक्षा मंत्री ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। शिक्षा विभाग के लेटर को लेकर कोई कंफ्यूजन न हो, शिक्षकों को कोई नई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, ये शिक्षा मंत्री की ओर से कहा गया है। शराब तस्करी की जानकारी देना राज्य के हर नागरिक का कर्तव्य है, इसलिए शिक्षकों से भी अपील की गई है कि कोई टारगेट उन्हें नहीं दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। एक बार फिर न्यूज़ 18 की खबर पर मोहर लगी है। बिहार में होने वाले बिहार विधान परिषद के 24 सीट पर होने वाले चुनाव में बीजेपी जेडीयू के बीच तालमेल हो गया है। बीजेपी 13 तो जेडीयू 11 सीटों पर लड़ेगी। बीजेपी अपने कोटे से एक सीट पशुपति कुमार पारस के आरएलजेपी को देगी, जबकि मांझी और सहनी को दोनों पार्टियां फिलहाल विश्वास में लेंगी। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर शनिवार शाम तकरीबन 4:15 बजे तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। बीजेपी 13 तो जेडीयू 11 सीटों पर लड़ेगी। बीजेपी 13 में से एक सीट अपनी सहयोगी पार्टी पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी को देगी। 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसमें से एक सीट भारतीय जनता पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके अध्यक्ष श्री पशुपति पारस जी हैं। पशुपति पारस जी की लोक जनशक्ति पार्टी को एक सीट देंगे। 11 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड ने लड़ने का तय किया। आपसी सहमति से हमारा ये निर्णय हुआ है। वहीं जेडीयू पटना, भोजपुर, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण के साथ 11 सीटों पर खुद लड़ेगी, जिसका ऐलान विजय चौधरी ने किया। एक आपसी समझदारी का जनता दल यू और भाजपा का 50% का एक समझौता था, उसके तहत हम लोग 12 लड़ना चाह रहे थे। तो ये हम लोगों की पुरानी इच्छा थी। इस पर कई राउंड हम लोगों ने बात की और रास्ता इसका निकला जब इन्होंने जैसा बताया कि एक सीट इनको सहयोगी दल पारस जी के लोजपा को एडजस्ट करने के लिए, उसमें सामंजित करने के लिए आवश्यकता थी। तो हम लोगों ने भी 11 सीट पे सहमति दे दी कि हमारे एक सहयोगी दल की भी साथ आ जाएंगे। मतलब 12-11-1 का फॉर्मूला फिट हो गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी फॉर्मूला में जगह नहीं पा सके। इस बात को लेकर जब मीडिया ने सवाल किया तो बीजेपी जेडीयू ने दोनों सहयोगियों को भरोसे में लेने का दावा कर दिया। हम सहयोगी दलों को विश्वास में लेंगे, ये विजय चौधरी जी ने कह दिया। हमने इसीलिए शुरू में ही कह दिया क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप ये प्रश्न पूछिएगा। हमने कह दिया कि ये भाजपा और जदयू का समझौता हो चुका है और हम लोग अपने अपने सहयोगी दलों को भी विश्वास में लेंगे। दरअसल बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होना है, जिसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सभी सवालों पर बीजेपी जेडीयू ने फिलहाल विराम लगा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझते हैं। देखिए, बिहार विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं। फिलहाल 24 सीटों पर स्थानीय निकाय कोटे से चुनाव होने हैं। 17 जुलाई 2021 को 19 विधान पार्षद रिटायर हुए। 3 विधान पार्षद चुनाव लड़कर विधायक हो गए, वहीं 2 विधान पार्षदों का निधन हो गया। आपको बताते चले कि 3 एमएलसी एमएलए हो गए, उसके अलावा 2 विधान पार्षदों का निधन हो गया। इसलिए इन 24 सीटों पर चुनाव होना है। फिलहाल बीजेपी कोटे की 13 सीटें हैं, जिसमें एक नूतन सिंह है जो पिछली बार एलजेपी में थी। जेडीयू के खाते की 9 सीटें हैं, जिसमें 7 अभी एमएलसी हैं और 2 विधायक बन गए। जेडीयू की तरफ से 50-50 के फॉर्मूले की बात की जा रही थी, यानी दोनों दल 12-12 सीटों पर चुनाव लड़ें, लेकिन बीजेपी अपनी 13 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी। आखिरकार बीजेपी 13 और जेडीयू 11 के फॉर्मूले पर बात बन गई, जहां बीजेपी अपनी वैशाली सीट पशुपति कुमार पारस के आरएलजेपी को देगी, यानी एनडीए में सीट को लेकर समझौता फाइनल हो गया है।
रही बात हम और वीआईपी की, तो जीतन राम मांझी के पिछले बयान से नहीं लगता कि वो जिद करेंगे। वहीं वीआईपी के मुकेश सहनी जरूर कुछ पेच फंसाएंगे, लेकिन उससे एनडीए की सेहत पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुकेश सहनी के विधायक खुद उन्हें आंख दिखा रहे हैं और वो खुद विधानसभा का चुनाव हारने के बाद बीजेपी कोटे से एमएलसी बने हैं और फिर मंत्री बन पाए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। आम बजट से पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग तेज हो गई है। आज सीएमओ बिहार की ओर से एक ट्वीट किया गया, जिसमें दर्जा प्राप्त राज्यों की तुलना कर बिहार के प्रति व्यक्ति आय को दिखाया गया है। सीएमओ की ओर से जारी ट्वीट में लिखा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिन कारणों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, उनमें से प्रमुख वजह है बिहार की प्रति व्यक्ति आय का कम होना। अन्य विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों की तुलना में बिहार की प्रति व्यक्ति आय कई गुना कम है, जिससे विशेष राज्य बनने के बाद सार्वजनिक और निजी निवेश और सरकारी योजनाओं से ही बेहतर रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो ये ट्वीट सीएमओ की ओर से। वहीं देखिए, सीएमओ की ओर से जारी ट्वीट के पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी ट्वीट किया और लिखा कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में बिहार ने अभूतपूर्व विकास करके दिखाया है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से केंद्रीय सहयोग मिलेगा तो विकास की गति और बढ़ेगी, राज्य का पिछड़ापन शीघ्र दूर होगा और ट्रांसफॉर्म इंडिया भी होगा। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझते हैं। 1 फरवरी को आम बजट पेश होने वाला है। आम बजट में बिहार के लिए विशेष घोषणाएं हो, इसे लेकर जेडीयू की रणनीति हो सकती है। विशेष राज्य के दर्जे के लिए जेडीयू लगातार ट्वीट कर रहा है। विशेष राज्य के दर्जे के ट्वीट मोदी सरकार पर नीतीश सरकार की दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा भी यहां पर हो सकता है। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिले तो विशेष पैकेज जारी हो जाए, तो ये भी नीतीश सरकार की बड़ी रणनीतिक जीत होगी। या फिर जिन परियोजनाओं के लिए बिहार सरकार आम बजट में मोदी सरकार से आवंटन चाहती है, उसे लागू कराने की भी यह एक रणनीति हो सकती है। इसलिए सीएमओ की ट्वीट में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के प्रति व्यक्ति आय को दर्शाया गया है। स्पेशल दर्जे का फायदा गिनवाया गया है। आंकड़ों के जरिए विशेष दर्जे की मांग को मजबूती से यहां पर रखी गई है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले को लेकर आज बहस पूरी हो गई। सीबीआई की विशेष अदालत इस मामले में 15 फरवरी को अपना फैसला सुनाएगी। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव समेत 110 आरोपियों पर फैसला सुनाया जाएगा। डोरंडा कोषागार के 139 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी। आज आसिफ 47 एंड 96 के मामले में माननीय न्यायालय के द्वारा जजमेंट फिक्स कर दिया गया है, जिसमें 15 फरवरी को जजमेंट पर रखा गया है। आज सभी अभियुक्तों के तरफ से बहस पूरी कर ली गई। पूरी करने के बाद माननीय न्यायालय के द्वारा 15 तारीख को रखा गया जजमेंट के लिए। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, चारा घोटाला अपने समय का बिहार का सबसे बड़ा घोटाला था। आपको बता दें कि सरकारी खजाने से फर्जीवाड़ी करके 950 करोड़ निकाले गए थे। पशुओं को खिलाए जाने वाले चारे के नाम पर पैसे निकाले गए थे। अवैध निकासी, फर्जी आवंटन, फर्जी आपूर्ति, फर्जी रसीद के सहारे की गई थी। पशुओं की ढुलाई में स्कूटर, बाइक, ऑटो, जीप का इस्तेमाल दिखाया गया था। चारा घोटाले में लालू प्रसाद के साथ जगन्नाथ मिश्रा भी आरोपी थे। चारा घोटाला के 4 मामलों में लालू प्रसाद को सजा हो चुकी है। 5वां मामला डोरंडा कोषागार से जुड़ा है। डोरंडा कोषागार से निकासी का मामला चारा घोटाला का सबसे बड़ा मामला है। इसमें करीब 139.35 करोड़ की अवैध निकासी का आरोप है। इस मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव समेत 110 आरोपी हैं। डोरंडा ट्रेजरी मामले में बहस पूरी हो चुकी है। 15 फरवरी को कोर्ट फैसला सुनाएगा।
फिलहाल लालू प्रसाद बेल पर हैं। अगर फैसला लालू के पक्ष में नहीं आता है तो लालू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। दिल्ली में बीटिंग द रिट्रीट के साथ 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक आयोजन हुआ और उसके बाद ये इन तस्वीरों को आप देखिए। स्वदेशी 1000 ड्रोन का जलवा, छब्बीस धुनों में भारत का जन गण मन। देश की संगीतबद्ध आन बान शान। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर देश का 73वां गणतंत्र दिवस आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया गया। मौका गणतंत्र दिवस के समापन समारोह बीटिंग रिट्रीट का था। इसमें सेना के बैंड्स ने विजय चौक पर अपनी धुनों से समा बांध दिया। इस दौरान संगीतबद्ध लयकारी के बीच बैंड्स के जवानों ने कदम ताल भी की। बीटिंग रिट्रीट का मुख्य आकर्षण ड्रोन शो रहा। इसमें 1000 ड्रोन ने अपना जलवा दिखाया। इन सभी ड्रोन को बोटलैब डायनेमिक्स के IIT दिल्ली और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया गया। इस दौरान लेजर शो ने कार्यक्रम की शोभा और भी बढ़ा दी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइन